नमस्कार साथियों, बीएलआर जीके एंड जीएस क्लासेस में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस वीडियो के माध्यम से फिजिक्स के 30 से अधिक क्वेश्चन करवाने वाले हैं। तो बगैर लेट किए प्रश्नों को शुरू करते हैं। देखिए पहले प्रश्न को, खोज द्वीप जिसे हम सर्च लाइट कहते हैं का परावर्तक होता है। क्या होता है परावर्तक? सर्च लाइट का जो परावर्तक होता है क्या होता है? तो ऑप्शंस को देख लेते हैं, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण या फिर बेलनाकार दर्पण। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कॉनकेव मिरर, अवतल दर्पण बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। जो सर्च लाइट का जो परावर्तक होता है अवतल दर्पण होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़, संवेग के गुणनफल के रूप में किसे माना जाता है? तो संवेग का जो गुणनफल होता है किसके रूप में मापा जाता है? ऑप्शंस को देखते हैं, द्रव्यमान और जड़त्व, द्रव्यमान और बल, द्रव्यमान और वेग या फिर द्रव्यमान और त्वरण। जो संवेग का जो मापन है किससे कर सकते हैं हम लोग? तो मास एंड वेलोसिटी, जो कि ऑप्शन नंबर सी है, द्रव्यमान और वेग बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते, यह सभी जो प्रश्न है दोस्त बिल्कुल ही पूछे गए हुए हैं, प्रीवियस ईयर के रेलवे के एग्जाम में पूछे गए हैं, या तो एएलपी या फिर जेई का जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछे गए हुए हैं। अगला जो प्रश्न है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है शायद सबको ही पता होगा। तो प्रतिरोध का जो एसआई मात्रक है क्या है? ओम बिल्कुल ही सही जवाब हो जाए। मृदा से पानी मूल रोम, जिसे हम पोर्स भी कह सकते हैं, की वजह से प्रवेश करता है। किसके वजह से? मृदा से जो पानी होता है जो मूल रोम पोर्स में प्रवेश करता है। तो ऑप्शंस को देखते हैं, वायुमंडलीय दाब, केशिकत्व, परासरण या फिर मूल दाब। तो ओस्मोसिस बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। मृदा से जो पानी होता है परासरण के ही द्वारा जो मेन पोर्स होता है वहां तक पहुंच पाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, रात के आसमान में हमें दिखने वाला जो सबसे चमकीला तारा होता है वो कौन होता है? जो सबसे रात में जो सबसे चमकीला तारा, बिल्कुल जो शाइनी स्टार्स जो होता है उसका नाम क्या होता है? चलिए देख लेते हैं प्रश्न को। ध्रुव तारा होता है या फिर सप्तर्षि मंडल के कोने का जो तारा होता है, या फिर ओरियन के बीच के 3 सितारों के बीच का तारा होता है, या फिर व्याघ्र तारा होता है? तो साइरस बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। इसे हम डॉग स्टार भी कह सकते हैं, डॉग स्टार बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा, व्याघ्र तारा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्त। प्रश्न अच्छे लगे तो लाइक और सब्सक्राइब बस ही करें। वह दर जिस पर विद्युत कार्य किया जाता है, या वह दर जिस पर विद्युत ऊर्जा की खपत की जाती है, उसे क्या कहते हैं? जिस पर कार्य किया जाता है या फिर विद्युत ऊर्जा की खपत की जाती है उसको क्या कहते हैं? ऑप्शंस को देखेंगे, शक्ति, धारा, विभवांतर या फिर कार्य। ऑप्शंस को देखें और सही जवाब बताएं। तो पावर बिल्कुल ही, शक्ति बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, गुरुत्व की वजह से त्वरण को किस प्रकार निरूपित किया जाता है? तो गुरुत्व की वजह से जो त्वरण होता है उसको किस प्रकार से निरूपित किया जाता है देखते हैं। ऑप्शंस को देखते हैं, कैपिटल जो बड़ा अक्षर जी होता है, छोटा अक्षर जी, ग्रीक ए या फिर ग्रीक अक्षर ई से निरूपित किया जाता है। किससे किया जाता है? तो छोटा अक्षर जो जी होता है उससे निरूपित किया जाता है। जो जी का जो स्मॉल जी का जो वैल्यू होता है 9 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, इसका सही जवाब हो जाएगा। दंत चिकित्सक बोले तो डेंटिस्ट जो दांतों के आवर्धित चित्र देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग करते हैं? डेंटिस्ट जो होते हैं दांत को देखने के लिए किस प्रकार के जो मिरर का यूज करते हैं? चलिए ऑप्शंस को देख लेते हैं। पहला जो ऑप्शन, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, दोनों उत्तल दर्पण या फिर अवतल दर्पण किसका प्रयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण बिल्कुल ही, कॉनकेव मिरर जो है बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा दोस्त। जो डेंटिस्ट लोग होते हैं अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं दांत को देखने के लिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, संपर्क में आने वाली 2 सतहों के बीच की उपस्थिति घर्षण का कारण किस प्रकार जो होता है घर्षण कारण बन जाती है? ऑप्शंस को देख लेते हैं, विषमताएं, बाधाएं, खंड या फिर अवरोध। तो जो इरेगुलरिटीज है, 2 सतहों के बीच का जो इरेगुलरिटीज है वही दोनों आपस में बाधाएं उत्पन्न करती है। तो विषमताएं बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा और फ्रिक्शन जनरेट हो जाता है। न्यूट्रॉन सभी परमाणुओं के केंद्रक में मौजूद होते हैं सिवाय किसके? न्यूट्रॉन जो होते हैं सभी परमाणुओं के केंद्रक में मौजूद होते हैं सिवाय किसके? ऑप्शंस को देख लेते हैं, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या फिर हाइड्रोजन। तो ये जवाब बताएं। हाइड्रोजन बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। बोले तो हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी सभी के केंद्रकों के बीच में जो होते हैं न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं। निम्न में से कौन सी परिस्थिति जल के वाष्पीकरण में वृद्धि करेगी? कौन सा कंडीशन वैसा होगा जो जल के इवेपोरेशन को इंक्रीज कर सकता है? तो चलिए ऑप्शंस को देखते हैं। पृष्ठ क्षेत्रफल की कमी, पानी के तापमान में कमी, पानी के तापमान में वृद्धि या फिर पानी के जो होता है साधारण नमक मिलाना, पानी में साधारण नमक मिलाना। कौन सा सही जवाब हो जाएगा? ऑप्शंस को देखें और टिक आउट कर रहे सही जवाब बताएं। तो पृष्ठ क्षेत्रफल अगर जो कम ही इवेपोरेट नहीं होगा और अगर जो पानी के तापमान को कम किया जाए तब भी वो इवेपोरेशन कम हो जाएगा। यहाँ इवेपोरेशन को इंक्रीज करना है और नमक मिलाने से भी इवेपोरेशन
इंक्रीज नहीं होगा तो इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। पानी में का अगर जो हम तापमान को इंक्रीज करते हैं तो इवेपोरेशन इंक्रीज हो जाएगा। तो ऑप्शन सी बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा, पानी के तापमान में वृद्धि। निम्न में से किस गैस का तापजनक मान सर्वाधिक होता है? कौन सा वैसा गैस है जिसका तापमान सबसे अधिक होता है? चलिए ऑप्शंस को देखते हैं, शायद आपको पता ही होगा। एलपीजी, मीथेन, हाइड्रोजन या फिर प्राकृतिक गैस। तो हाइड्रोजन बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। हाइड्रोजन का जो तापमान होता है, तापजनक जो मान होता है वो हाई होता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। किसी धातु खंड के भीतर इसमें अदृश्य दरार या फिर छिद्र का पता लगाने के लिए भेजी गई पराध्वनिक तरंगों का पता किसके प्रयोग से लगाया जाता है? किसी धातु खंड के भीतर कोई दरार हो जाता है, छिद्र हो जाता है, तो किसके माध्यम से पता लगाया जा सकता है? इसे देख लेते हैं ऑप्शंस को। आप भी देखें। अवशोषक, परावर्तक, तरंग उत्पादक या फिर जो होता है डिटेक्टर ऑफ डिटेक्ट द ट्रांसमिटेड वेव। तो ऑप्शन डी बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। डिटेक्टर टू डिटेक्ट द ट्रांसमिटेड वेव जो होता है यही डिटेक्ट करता है दरार या फिर छेद को। घर्षण बल के बिना निम्न में से क्या मुश्किल हो जाता है? तो घर्षण बल के बिना निम्न में से क्या मुश्किल हो जाएगा, देख लेते हैं ऑप्शंस को। ऑप्शन में क्या कहा गया है? एक भारी बक्से को एक स्थान से दूसरे जगह ले जाना, दरवाजे की गति या फिर संगमरमर के गीले फर्श पर चलना या फिर कैरम खेलना। इनमें से क्या करना मुश्किल हो जाएगा घर्षण के बिना? तो देख लेते हैं। भारी बक्से को एक स्थान से दूसरी जगह ले जाने में अगर जो घर्षण उत्पन्न होता है तो यह कठिनाई और ज्यादा बढ़ सकती है। तो ये तो बिल्कुल ही गलत जवाब हो जाएगा। दरवाजे की गति, तो दरवाजे की गति भी जो कम हो सकती है घर्षण लगने पे। और अगर जो डी के बारे में बात की जाए तो कैरम खेलने के लिए जो हम मतलब पाउडरी मटेरियल का यूज करते हैं कि फ्रिक्शन को कम किया जा सके, तो ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा। संगमरमर के फर्श पर चलना, संगमरमर के फर्श पर अगर जो फ्रिक्शन नहीं रहेगा हम सब स्लिप करके गिर सकते हैं, इसलिए संगमरमर के गीले फर्श पर चलना जो होता है इसमें फ्रिक्शन के बिना मुश्किल हो सकता है चलना। तो ऑप्शन सी बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वायुमंडल की वह परत जो पृथ्वी की सतह से निकटतम है, तो कौन सा सतह जो होता है वायुमंडल का जो होता है पृथ्वी की सतह से बिल्कुल ही निकटतम है, देख ही लेते हैं। स्थल मंडल, दुर्बलता मंडल या फिर समताप मंडल या फिर क्षोभ मंडल। जवाब दे आप लोग। ऑप्शन डी क्षोभ मंडल बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। यह पृथ्वी के सबसे नजदीक का मंडल है। किसी पदार्थ के उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से निम्न सांद्रता वाले जो क्षेत्र में गमन को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से निम्न जो सांद्रता वाला क्षेत्र होता है उसमें गमन को क्या कहा जाता है, देख लेते हैं। ऊर्ध्वपातन, प्रसार या फिर संघनन या फिर वाष्पीकरण। तो प्रसार बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। डिफ्यूजन जो होता है बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन ऊर्जा का एक जीवाश्म स्रोत नहीं है? निम्न में से कौन ऊर्जा का एक जीवाश्म स्रोत नहीं है? फोसिल सोर्स करने का मतलब है वैसा सोर्स, वैसा स्रोत जो कि बिल्कुल ही लिमिट अवस्था में हो, लिमिट मात्रा में हो हमारे नेचर में। तो केरोसिन भी लिमिट मात्रा में है और सीएनजी भी लिमिट मात्रा में है, कोयला भी लिमिट मात्रा में है। तो गाय का गोबर जो होता है लिमिट मात्रा में नहीं है, इसे जब चाहे जब प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ऑप्शन बी बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बी, बाकी सबों को हम माइन करके पृथ्वी के अंदर से निकालते हैं पर गाय गोबर में वैसा कुछ बात नहीं है, जब चाहे जब प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ऑप्शन बी बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। ध्वनि की चाल किस पे निर्भर करती है? किसके गुणों पर निर्भर करती है, देख ही लेते हैं। ध्वनि का चाल जो होता है किस माध्यम पे निर्भर करती है? दाब, लचीलापन, उपयोग, सभी, तापमान। तो उपरोक्त सभी बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। जो ध्वनि का जो चाल होता है इन सभी पे निर्भर करता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गैल्वेनाइजेशन से प्रश्न लिया गया है। गैल्वेनीकरण जो होता है लोहे पर किसकी परत चढ़ाकर इसे जंग लगने से बचाने का एक पद्धति है। तो गैल्वेनीकरण में किसका परत चढ़ाया जाता है जो कि लोहे को जंग लगने से बचाता है, देख लेते हैं। चांदी, जस्ता, एल्यूमिनियम। तो जस्ता बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। जस्तीकरण भी इसे कह सकते हैं, गैल्वेनाइजेशन। आर्किमिडीज के सिद्धांत का प्रयोग निम्न में से किसे बनाने में किया जाता है? तो आर्किमिडीज का जो सिद्धांत होता है निम्न में से किसे बनाने में किया जाता है? पनडुब्बी, विमान, ट्रक या फिर कार्स को। तो आर्किमिडीज का सिद्धांत पहले तो हम लोग जान लेते हैं। आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या होता है? वैसा जल में मतलब कोई अगर जो हम ऑब्जेक्ट को डालते हैं तो उस ऑब्जेक्ट के भार के बराबर ही यह जल को हटाता है। ऑब्जेक्ट के भार के बराबर यह जल को हटाएगा, यही होता है आर्किमिडीज का सिद्धांत। तो सबमरीन्स बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। पनडुब्बी बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। विद्युत धारा का प्रवाह है, विद्युत धारा प्रवाह है। ऑप्शंस को देखिए आप लोग। इलेक्ट्रिक चार्जेस बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर।
शुक्र का वायुमंडल किस प्रकार के अम्ल से निर्मित है? शुक्र का जो वायुमंडल है किस प्रकार के अम्ल से निर्मित है? ऑप्शंस को देख लेते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या फिर ऑक्जेलिक अम्ल। तो सल्फ्यूरिक अम्ल बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। जो शुक्र का जो वायुमंडल है सल्फ्यूरिक अम्ल से निर्मित है, इसलिए यहाँ का जो तापमान होता है अक्सर बहुत ही ज्यादा हाईएस्ट तापमान होता है यहाँ का। किस नक्षत्र के अन्य नाम जैसे द बिग डीपर, ग्रेट बियर और सप्तर्षि भी कहते हैं इसका नाम है? तो ऑप्शंस को देख लेते हैं। वृश्चिक, ऋषि, सप्तऋषि, तारामंडल या फिर ओरियन। तो ऑप्शन सी बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। सप्तर्षि तारामंडल इन सभी का नाम है। अगले प्रश्न को देखते हैं। पदार्थ के एक अणु के सभी परमाणुओं के परमाणु भार का योग होता है। पदार्थ के एक अणु के सभी परमाणुओं के परमाणु भार का योग होता है, क्या होता है देख लेते हैं। तो द्रव्यमान, परमाणु भार, मोल या फिर आणविक द्रव्यमान। तो आणविक जो द्रव्यमान होता है बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा आणविक द्रव्यमान। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ध्वनि प्रदूषण को किसमें मापा जाता है? ध्वनि प्रदूषण को हम अक्सर किसमें मापते हैं? एम्पियर में, ओम में, जूल में या फिर डेसिबल में? किसमें मापते हैं ध्वनि प्रदूषण को? तो डेसिबल बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। डेसिबल बिल्कुल ही सही जवाब है। एम्पियर से हम इलेक्ट्रिक करंट को मापते हैं, ओम से प्रतिरोधकता की माप करते हैं और जूल से जो होता है कार्य का मात्रक है जूल। अगले प्रश्न को देखते हैं। एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा के बीच की अवधि कितने दिनों से थोड़ी अधिक होती है? तो एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा के जो बीच की अवधि होती है थोड़ी सी अधिक होती है। देख ही लेते हैं इसका ऑप्शन। 28 दिन, 26 दिन या फिर 29.5 दिन या फिर 31 दिन। तो 29.5 डेज बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। प्राकृतिक घटना में स्थैतिक बिजली शामिल होती है? किस प्राकृतिक घटना में स्थैतिक जो होती है बिजली शामिल होती है? देख लेते हैं ऑप्शंस को। ओलावृष्टि, बिजली चमकना, बवंडर या फिर बारिश। चारों घटनाओं में से किन समय में हम बिजली को देख पाते हैं? ओलावृष्टि में तो बिजली को नहीं देख पाते हैं, बवंडर में भी नहीं देख पाते हैं, बारिश में भी नहीं देख पाते हैं। अगर जब बिजली चमकना, बिजली जब तेज से गड़गड़ाहट होती है तभी हम देख पाते हैं, थंडरबोल्ट जिसे हम कह सकते हैं। तो ऑप्शन बी बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। खाद्य ऊर्जा को किसमें मापा जाता है? तो खाद्य ऊर्जा को किसमें मापते हैं? कैलोरी में, किलोग्राम में, किलोवाट में या फिर मीटर में? किसमें मापते हैं? किलोग्राम का उपयोग हम लोग वेट के मापने में करते हैं। किलोवाट का उपयोग हम इलेक्ट्रिक करंट को मापने में करते हैं और मीटर का उपयोग हम लेंथ को मापने में करते हैं। तो ऑप्शन ए बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। कैलोरी में हम मापते हैं। खाद्य ऊर्जा का जो होता है मापन हम कैलोरी में करते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। सोनार का पूर्ण रूप है? सोनार का पूर्ण रूप क्या है? तो ऑप्शन ए बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। ये समुद्र तल में कोई वस्तु होता है उसको पता लगाने के काम में आता है। सोनार का उपयोग किया जाता है। किसी परमाणु में मौजूद इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन के नाम से जाना जाता है? तो किससे जाना जाता है? देखते हैं ऑप्शंस को। बाह्यतम आवरण में, पहला आवरण में, दूसरा आवरण में या फिर उपांत्य आवरण में? तो ऑप्शन ए बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। बाह्यतम आवरण जो बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही क्वेश्चन था दोस्त। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।